ये जो चांद पे गए हुए हैं ना, अभी ग्लोवर उनका पायलट है, उसने एक ऐसी बात बोल दी वो ऊपर से कि दुनिया हैरान रह गई। क्या देखा उसने जिससे वो मजबूर हो गया ये कहने में। मेरे साथ रहेगा, मैं आपको वीडियो में बताता हूं। और फिर ये जो इतना बड़ा मिशन है आर्टेमिस 2, जिसके ऊपर 4 से 5 अरब डॉलर रुपए लगा है, उसमें ये रॉकेट, ये इक्विपमेंट, ये चीजें, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं समझी जा रही, बल्कि वो एक खास चीज है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो याद रहेगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है मैं भी बताता हूं आपको। और फिर आपको पता होगा, पिछली वीडियो में हमने शेयर भी किया था कि जब चांद के पीछे जाएंगे तो 40 मिनट का एक ब्लैकआउट आएगा, जिससे इनका सारा ताल्लुक जमीन से कट जाएगा। नासा और इतने बड़े बड़े रेडियो सिग्नल्स, इतनी बड़ी बड़ी दूरबीनें, फिर भी राब्ता कट जाएगा। जबकि 22 करोड़ किलोमीटर दूर जो मरीख है, वहां पे परसेवेरेंस नाम का एक रोबोट है, वो तो तस्वीरें भेज रहा है। 22 करोड़ किलोमीटर से राब्ता नहीं कट रहा, ये 7 से राब्ता कट जाएगा। इसकी वजह क्या है, ये वजह भी मैं आपको बताता हूं। और फिर ये जो खलाबाज होते हैं ना, एस्ट्रोनॉट, ये जो स्पेसशिप में बैठ के खला में चले जाते हैं, इनके दिमाग में खास चीज होती है जो आम इंसानों के दिमाग में नहीं होती। वो क्या होती है, मेरे साथ रहिए, ये सब कुछ और बहुत कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले जो 4 रुकनी एस्ट्रोनॉट्स इस वक्त खला में मौजूद हैं, इनमें जो विक्टर ग्लोवर है, जो इनका पायलट है, उसने एक जुमला कहा, गौर से सुनिएगा। कहने लगा कि देखिए, मैंने पहले से तैयारी तो नहीं की हुई, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इस वक्त हम ओरियन कैप्सूल में और आर्टेमिस 2 के इस मिशन में खला के अंदर मौजूद हैं, और दुनिया से लोग हमें बहुत ज़्यादा इश्तियाक से, बड़ी क्यूरोसिटी से और बहुत ज़्यादा गौर से देख रहे हैं। लाइव स्ट्रीमिंग भी चल रही है, और आप ये समझ रहे हैं कि हम खला में एक स्पेस शटल में मौजूद हैं, और उस शटल के अंदर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, और एक खास वक्त पूरा करने के बाद दोबारा ज़मीन पे आ जाएंगे। आप हमें देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं, हम आपको तस्वीरें भेज रहे हैं, दीगर चीज़ें भेज रहे हैं, और हम आपको देख रहे हैं। हम उस स्पेस शटल से आपको देख रहे हैं ज़मीन पर। हमारे लिए आप भी ये स्पेस शटल में हैं, यानी वो कह रहा है कि ये ज़मीन भी एक स्पेस शटल की तरह है जो कि खला में घूम रही है। फिर वो कहने लगा कि जिस तरह हमारी ये जो शटल है, ओरियन कैप्सूल जो है, इसके अंदर बटन्स हैं, स्विच है, लिवर है, और मुख्तलिफ किस्म की मशीनें हैं, और बड़ी ही ज़बरदस्त सोफिस्टिकेटेड और मॉडर्न मशीनें हैं। क्या ये तवक्को की जा सकती है कि बगैर किसी बनाने वाले के ये जहाज़ खुद बन गया? नहीं की जा सकती। बड़ी मेहनत से एक अरसा लगा के, इतना पैसा लगा के ये कैप्सूल, ये शटल, ये स्पेसशिप बनी है। इसी तरीके से आप जो इस स्पेसशिप पर, यानी इस प्लैनेट अर्थ पर, ज़मीन पर हैं, यहां जो इतना कुछ है, इतना कुछ है, पहाड़ है, फल हैं, फूल हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, ये बगैर किसी बनाए के कैसे बन सकती है? इसका कोई खालिक है, कोई बनाने वाला है। बात तो बड़ी पते की है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। और नोट कीजिए, आप किसी फार्मेसी की दुकान में गए कभी? फार्मेसी की दुकान में आप जाएं, वहां पर दवाई पड़ी होती है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ये लीवोफ्लॉक्सासिन है, ये एनसेड्स हैं, ये पेन किलर्स हैं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये एंटी पायरेटिक है, और जनाब ये विटामिन के कैप्सूल हैं। अब वो इतनी ढेर सारी डिब्बियों में शिफा मौजूद है, जो अल्लाह के हुक्म से होनी है, लेकिन वो एक जरिया है शिफा का, वो वहाँ मौजूद है। तो अब आप सोचें, कोई कहने वाला कहता है कि जनाब ये दुनिया पूरी ये भी एक फार्मेसी की तरह है, इस पर भी हर चीज़ में आप देखें शिफा मौजूद है, कि किसी दरख्त की छाल में है, किसी दरख्त की जड़ में है, किसी जानवर के जिस्म में है, किसी वेजिटेबल में है। तो उस फार्मेसी के अंदर हर डिब्बी में जो दवाई है, उस दवाई को किसने बनाया? तो इसी तरह इस दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ ये शिफा है, जहाँ जहाँ ये दवाई है, ये किसने बनाई? तो कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। और नंबर 2 पे वो 40 मिनट का वक्फा, जिसे प्रोफाउंड सॉलिट्यूड कहा जा रहा है, गहरी शदीद खामोशी का जो वक्त एक आया था, और उसमें इनका राब्ता ज़मीन से मुकम्मल तौर पे कट गया था, कोई राब्ता नहीं था। वो कहते हैं कि इस वक्त में हमने थोड़ा सा देखा, ऑब्जर्व किया, अपनी ज़ात को देखा, हम इस वक्त एक जहाज़ पर हैं और वो ज़मीन से इतनी दूर है। ये वो वक्त था व्हेन दे हैव लॉस्ट कंप्लीटली द साइट ऑफ अर्थ, जब ज़मीन उनके सामने से बिल्कुल गुम गई, सामने सिर्फ चांद था। और फिर जब दोबारा राब्ता हुआ तो क्या कहा? इट वॉज सो ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू अर्थ अगेन, हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम दोबारा ज़मीन से आवाज़ सुन रहे हैं। और फिर उन्होंने मैपल बिस्किट्स खाए, यानी मीठे बिस्किट जो जर्मी लेकर आया था, और इंतज़ार किया कि ये टाइम कैसे गुजरेगा, कितनी मुश्किल से गुजरेगा। अब एक बंदा सोचे कि नासा इतना बड़ा, उसकी सैटेलाइट्स, उसके रेडियो सिग्नल्स, उसका इतना सारा कुछ है, और अभी ये 4 लाख किलोमीटर दूर गए हैं और इनका राब्ता कट गया था। तो यहाँ तो राब्ता कट सकता है, लेकिन अल्लाह से राब्ता कभी नहीं कट सकता। आप जितनी मर्जी समुंदर के नीचे चले जाएं,
हवाओं में ऊपर चले जाएं, कायनात के जिस कोने में चले जाएं, अल्लाह की रहमत वहाँ मौजूद है। वो रब्बुल इज़्ज़त है, सत्तार है, वो रहमान है, उसकी रहमत हर चीज़ को साया फिगन किए हुए है, वो रब्बुल आलमीन है। बहरहाल यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन ये है कि परसेवरेंस रोवर वो इस वक्त मरीख पर मौजूद है, जिसका फासला 22 करोड़ 25 करोड़ किलोमीटर तक बनता है औसतन, वैसे करीब भी हो जाता है, दूर भी हो जाता है। वहाँ से उसकी डायरेक्ट तस्वीरें आती हैं, अभी भी कम्युनिकेशन जारी है उसके साथ। तो ये चांद के करीब जाके, जो कि सफर भी इतना ज्यादा नहीं है, राब्ता क्यों कटा, इसको समझने की कोशिश करें। तो जनाब, आप और आपका दोस्त एक मैदान में खड़े हैं, बीच में कोई रुकावट नहीं है, आप दोस्त को देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, लेकिन अगर बीच में कंक्रीट की मोटी दीवार आ जाए, है तो बच्चा सामने ही आपके, आपका दोस्त सामने ही है, लेकिन आप उसको सुन भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। तो यहां डिस्टेंस नहीं, ऑब्स्ट्रक्शन मैटर करती है कि मरीख और जमीन का फासला बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई भी रुकावट नहीं है। जबकि उस वक्त ओरियन कैप्सूल जब चांद के पीछे चला गया था, तो चांद की सूरत में एक रुकावट आ गई थी। इसका मैं आपको समझाता हूं कि ओरियन कैप्सूल जो था वो चांद के पीछे आ गया था। यहाँ पे ये ओरियन कैप्सूल है और ये चांद है और ये हमारी ज़मीन है। तो यहाँ पर सिग्नल जाएंगे तो ये ऑब्स्ट्रक्शन आ गई और यहाँ से फिर सिग्नल्स ब्लॉक हो गए। नासास आर्टेमिस 2 का ये मिशन दर हकीकत ओरियन कैप्सूल जो है उस जहाज की एफिशिएंसी को, उसकी फंक्शनिंग को और प्रोसेस को टेस्ट करना था कि ये सारा इक्विपमेंट, ये रॉकेट, ये सारा सफर ये ठीक तरह से हो जाए, क्या जहाज इस काबिल है कि ये जा सकता है। दैट वाज एक्चुअली अ टेस्ट एंड ट्रायल एंड देयर वाज नो सिमुलेशन इन्वॉल्व्ड, क्योंकि जब होना था तभी पता चलना था। बेसिकली वो इक्विपमेंट और वो जहाज वो भी ज़रूरी है, लेकिन असल ज़रूरी वो 4 एस्ट्रोनॉट, वो 4 लोग हैं जो उस ओरियन कैप्सूल में बैठकर इस वक्त ज़मीन की तरफ आ रहे हैं। जी हाँ, मैंने जब ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई है उस वक्त स्प्लैश डाउन नहीं हुआ, कुछ ही देर में ये जहाज ज़मीन की तरफ आना शुरू कर देगा और अभी तक नासा वेबसाइट के मुताबिक जो कुछ प्लान किया गया था उससे बेहतर अंदाज से सब कुछ हो रहा है। ओरियन कैप्सूल भी टेस्ट हो चुका है, अंदर मशीनें भी सब कुछ ठीक चल रही हैं। तो जनाब, सबसे अहम तरीन तो वो 4 बंदे हैं जो उस कैप्सूल में बैठे हुए हैं, उनके एक्शन, एजेंसी, उम्मीद, उनकी गुफ्तगू, ये सारा कुछ देखा जा रहा था कि उस माहौल में और उस स्पेसक्राफ्ट में क्या इंसान सही से एडजस्ट हो सकता है। 2 दफा पहले इसकी लॉन्च कैंसिल हुई है और अभी कहा जा रहा है कि इफ यू वांट टू कंटिन्यू द ऑपरेशन, इफ यू वांट टू कंटिन्यू द प्रोजेक्ट, स्टॉप ट्रीटिंग रॉकेट एज ए वर्क ऑफ आर्ट। यानी अगर तो इस चीज को चलाते रहना ना, तो फिर बहुत ज्यादा नफासत की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको रेगुलर बिजनेस बनाए। तय हो गया कि ठीक था, बनाए रॉकेट, उड़ाएं रॉकेट। अच्छा, इस मिशन में फायदा क्या हुआ? इन दिस फ्लाई बाय का मतलब होता है कि आप कहीं से गुजरे हैं तो आप उतरे नहीं बल्कि गुजर गए वहां से, जिस तरह ये लोग चांद पे उतरे नहीं, गुजर गए। तो इस फ्लाई बाय में इन्होंने 35 जियोलॉजिकल फीचर्स देखे हैं, ऐसी चीजें देखी हैं जिसमें रॉक्स, माउंटेन, सरफेस एरिया, पहाड़, चट्टाने और ऐसा जमीन के ऐसे चीजें देखी हैं जो कि बिल्कुल नहीं थी इंसान के लिए। और इनके अंदर मुख्तलिफ कलर्स थे जिससे पता चलता था कि ये मिनरल्स हैं कोई खास क्वालिटी के। और नंबर 2 पे सोलर एक्लिप्स, सूरज ग्रहण देखा इन्होंने, जो कि पायलट ग्लोवर ने कहा कि इट सीम्स टू बी अनरियल, कि ये तो हकीकत में लग ही नहीं रही थी। और सबसे अहम वो ओरिएंटल बेसिन है। बेसन कहते हैं ऐसी जगह को जो साइड से ऊपर हो, बीच से नीचे हो, जिसमें पानी खड़ा हो जाता है। ये क्रेटर है, बहुत बड़ा गड़ा है, 600 मील बड़ा, जो चांद के ऊपर मौजूद है और ये किसी मीटरॉइड के क्लैश की वजह से शायद पड़ा है। ओरिएंटल बेसन को भी इन्होंने देखा है। और सबसे ज्यादा यादगार चीज वो दर हकीकत इन 4 लोगों की गुफ्तगू, एहसासात और जज्बात हैं जो कि याद रहेंगे। याद रखिएगा, ये जो चीजें होती है ना, एहसासात, जज्बात, यही तो हमें इंसान बनाते हैं और मशीन से इंसान को जुदा करते हैं। और एआई के दौर में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टूल है ये इमोशनल इंटेलिजेंस। फॉर साइड ऑफ द मून, वो परली तरफ चांद के जब इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, क्योंकि इससे पहले इंसान फॉर साइड ऑफ द मून में इंसान वो नहीं गया था। हाँ, तस्वीरें सैटेलाइट वगैरह से देखी थी, लेकिन पहली बार इंसान ने अपनी आंख से फॉर साइड ऑफ द मून को देखा। और जब रिकॉर्ड टूटा फर्दरेस्ट ह्यूमन ट्रैवल का, सबसे पहले अपोलो 13 गया था जो कि 4,171 किलोमीटर दूर चला गया था। आर्टेमिस 1 वो 4,30,000 किलोमीटर दूर गया था, लेकिन उसमें इंसान नहीं था। और ये आर्टेमिस 2, ये ओरियन कैप्सूल इंसान के साथ 4,06,171 किलोमीटर दूर गया, जो कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड था। 6 अप्रैल 2026 को जब इंसान ने यह नया रिकॉर्ड बनाया, उन्होंने देखा चांद पर ग्लिसक क्रेटर, एक गड़ा है, उसका नाम रखा हुआ है, उसके साथ एक और गड़ा इनको नजर आया। तो रीड वाइजमैन जो कि इसका कमांडर है, उसका तय हुआ कि उसकी बीवी कुछ ही अर्सा पहले वो मर गई थी,
उन्होंने कहा कि ये जो क्रिटर है, ये इस बीवी के नाम पे इसका नाम कैरल रख दिया जाए। वो 45 सेकंड की खामोशी रही, वो लोग रोए और फिर उस गड़े का नाम उससे मंसूब कर दिया गया। एक इमोशनल सीन ये भी बना कि 6 अप्रैल को जब ये रिकॉर्ड टूटा, ये सारे एस्ट्रोनॉट सुबह एक ऐसी आवाज से उठे जो कि एक मरे हुए आदमी की थी और नाम लेकर उनको पुकार रही थी। ये क्या हुआ कि जब रिकॉर्ड नया बना तो जिम लोवेल, ये वो आदमी था जो 2 दफा खला की तरफ गया है लेकिन चांद पर उतर नहीं सका। 1970 में इसका जो ऑक्सीजन टैंक था वो फट गया और ये बड़ी मुश्किल से स्लिंग शॉट लेके वापस जमीन की तरफ आ रहा था और इस कोशिश में इसने दुनिया से सबसे दूर इंसान का रिकॉर्ड बना डाला था। और अब इसको पता चल रहा था कि आर्टेमिस 2 मैन मिशन होगा और ये इंसानों को लेकर खला की तरफ जाएगा, लेकिन इसे अंदाजा था, 97 ईयर्स का हो चुका था ये, 97 साल का, इसे अंदाजा था कि ये मंजर देखने के लिए मैं जिंदा नहीं होऊंगा। तो 2025 में इसने एक आवाज रिकॉर्ड करवाई और उस आवाज में इन चारों के जो पहले नेम थे वो लिए, रीड, विक्टर, जर्मी, क्रिस्टीन, डोंट फॉरगेट टू एंजॉय द व्यू। यानी उसकी मरे हुए की आवाज रिकॉर्ड होकर ओरियन कैप्सूल में मौजूद थी। जैसे रिकॉर्ड टूटा तो या ओरियन कैप्सूल के अंदर से या ह्यूस्टन से यानी जमीन से वो आवाज चला दी गई कि उठो और देखो बाहर व्यू कितना प्यारा है। जो रिकॉर्ड मैंने बनाया था तुम वो रिकॉर्ड तोड़ चुके हो और अभी इंसान ने और बहुत सा फासला डीप स्पेस में तय करना है। इस तरह की जज्बाती बातें ये सिर्फ इंसान होने का तकाजा नहीं बल्कि ये उस मिशन को यादगार बनाने के लिए इंतहाई ज्यादा जरूरी भी होती हैं। ऐसे स्पेस प्रोग्राम्स में ओरिजिनल अनस्क्रिप्टेड इमोशंस, यानी पहले से तैयार ना हो, बस उस वक्त जो जहन में आए आप कह दें, फिर वो याददाश्त का हिस्सा बन जाती है, मेमोरी एक्सपीरियंसेस बन जाते हैं और वो याद रहते हैं। जैसे अपोलो मिशन था जिसके अंदर इंसान चांद पे उतरा, नहीं याद कितना महंगा था क्या नहीं था, दुनिया को सिर्फ इतना पता कि नील आर्मस्ट्रांग ने ये जुमला बोला था, वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट लीप फॉर द मैनकाइंड। इंसान का पहला छोटा कदम है लेकिन बहुत बड़ी छलांग है इंसानियत के लिए। और सारे मिशन का जो सत्य है, जो एसेंस है, वो ये है कि री एंट्री बेहतरीन अंदाज से हो जाए, ये दोबारा जमीन में सही अंदाज से दाखिल हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो इट मींस दैट रॉकेट वर्कड, स्पेसशिप वर्कड, रॉकेट भी ठीक था, स्पेसशिप्स ओरियन भी ठीक थी और उन लोगों ने मिलकर इसको महारत से चलाया, उनको एक्सपीरियंस भी हो गया। और यहां पर जो चीज की जा रही है कि इसके बाद यह सवाल तो नहीं रहेगा कि ओरियन या रॉकेट उड़ सकता है कि नहीं, सवाल ये होगा, द क्वेश्चन इज वेदर द लैंडर्स एंड द केडेंस एंड द पॉलिटिकल विल कैन कीप पेस, द स्पेसक्राफ्ट हैज डन इट्स पार्ट। यानी अब ये चाह रहे हैं कि लैंडर्स जो हैं, यानी मजीद जो लोग हैं, स्पेस एक्स है और ब्लू ओरिजिन है अमेजॉन वालों का, उससे ये जहाज वगैरह लेंगे ताकि मजीद प्रोजेक्ट आगे बढ़ सके। केडेंस यानी टेम्पो ये बाकी रहे, इसी तरह से आना जाना लगा रहे और पॉलिटिकल विल यानी जो वहां की हुकूमतें हैं वो इनको फंड्स वगैरह देते रहे। अगर ये होता रहेगा तो ये मिशन आगे चलता रहे। लेकिन 2028 में आर्टेमिस 3 के जरिए मून लैंडिंग वो कुछ गैर यकीनी लग रही है, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। बहरहाल ये जो आर्टेमिस 2 की स्टोरी थी, दिस इज अ स्टोरी ऑफ साइंस, दिस इज अ स्टोरी ऑफ इंस्पिरेशन, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। यकीनन ये साइंस की एक बड़ी जबरदस्त मोटिवेटिंग स्टोरी है लेकिन ये इख्तिताम नहीं है कहानी का। और वो तो कह रहे हैं एस्ट्रोनॉट्स के बहुत सी तस्वीरें हमने भेज दी है, बट वी हैव मेनी मोर पिक्चर्स, वी हैव मेनी मोर वीडियोस। हमारे पास बहुत कुछ है बताने का, बहुत कुछ है दिखाने का। हम जब आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी, दुनिया के सामने वो सारा मटीरियल रखा जाएगा जो उन्होंने दिखाया बताया। कुछ तो बड़ी जबरदस्त तस्वीरें ये आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पर। नासा की तरफ से जो हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स वो मून की शाया की गई और ग्लोवर तो ये कह रहा है कि मैं जब आऊंगा दुनिया सारी जिंदगी जो बाकी रह गई है उसमें बताने के लिए, सिखाने के लिए मेरे पास तो इनफ मवाद आ गया है। और वाकई हमारी जिंदगी में कभी कभार या 5-10 दिन ऐसे आ जाते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। और एक बड़ा जबरदस्त और स्पेक्टेकुलर व्यू वो अर्थ सेट का है, यानी सनसेट होता है ना, सूरज गुरूब होता है, तो इस जगह पर जमीन गुरूब होती इन्हें दिखाई दी जब ये पीछे फार साइड ऑफ द मून की तरफ चले गए। इसकी तस्वीर आप देखें कितनी खूबसूरत है कि जमीन गुरूब हो रही है इनकी आंखों से अगर देखा जाए। तो जनाब जब अपोलो गया था खला में और उतरा था चांद पर, उस जनरेशन को अपोलो जनरेशन कहा जाता है। लोगों ने टीवी पर देखा और इस बात को सीखा तो वो सब सितारों की तरफ देख रहे थे, मोटिवेट हो गए थे। स्पेस इंजीनियरिंग, स्पेस एजेंसी, स्पेस साइंस, आज इसकी बड़ी कदर है और आउट ऑफ द वर्ल्ड इंडस्ट्री के लिए, यानी दुनिया से दूर इस सनत के लिए आज लोग तैयार हो रहे हैं, इस डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं इस मौजू के ऊपर। और ग्रेटेस्ट गिफ्ट, बड़ा बेहतरीन तोहफा वो कह रहे हैं हमें ये मिला कि हमने सोलर एक्लिप्स देखा, यानी सूरज गिरहण देखा। और ये सूरज गिरहण सिर्फ इनके लिए था
कैसे कि ये तो पीछे चले गए थे चांद के। और होता क्या सूरज ग्रहण के अंदर कि चांद जो है वो जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है। मैं आपको समझाता हूं, ये चांद है और ये सूरज है, ये जमीन है, ये अर्थ है, ये चांद है, ये सूरज है। ये चांद बिल्कुल दोनों के दरमियान आ जाता है, तो सूरज की रोशनी कम पहुंचती है या बिल्कुल नहीं पहुंचती, तो यहां पर पार्शियल अंधेरा या मुकम्मल अंधेरा हो जाता है। इसको कहते हैं सोलर एक्लिप्स। और ये एस्ट्रोनॉट ये ओरियन कैप्सूल में थे, इन्होंने 54 मिनट 54 मिनट्स तक सूरज ग्रहण देखा। जमीन पे तो ये 7 मिनट का होता है, इससे ज्यादा होता नहीं, मतलब मैक्सिमम मैं बता रहा हूं। इनके साथ तो ये हुआ कि ओरियन कैप्सूल वो चांद के पीछे चला गया था। तो जब ओरियन कैप्सूल वो चांद के पीछे चला गया तो दो काम हुए, एक तो सिग्नल ब्लॉक हो गए जो मैंने आपको पहले बताया, दूसरा सूरज इनकी आंखों से छुप गया। 40 मिनट्स का जो ब्लैकआउट हुआ था सूरज। अब इन्होंने सूरज ग्रहण को चांद की इस तरफ से देखा, ये चांद के शेडो जोन में आ गए थे, चांद के साए में आ गए थे, यूं समझिए, और चांद उसका सूरज को ब्लॉक कर रहा था। दैट वॉज फुल ज्योमेट्री, क्योंकि ये इस वक्त स्पेस में थे, इनको नंबर 1 जो चीज मिली दैट वॉज फुल ज्योमेट्री, यानी सूरज, चांद, जमीन और इनका ओरियन कैप्सूल, इनका जहाज, वो सब एक लाइन में आ गए थे। आप इस तरह समझ सकते हैं, ये देखें, ये सूरज है, ये चांद है, ये ओरियन कैप्सूल है और ये अर्थ है, ये सब एक लाइन में आ गए थे। और नंबर 2 लॉन्गर डिस्टेंस है, चूंकि बहुत दूर थे, इन्होंने बहुत ज्यादा लंबी देर के लिए वो देखा, जब तक इनका जहाज चांद के पीछे रहा ये देखते रहे। और वहां एटमॉस्फेयर नहीं है, हवा वगैरह नहीं है, तो उधर क्लियर व्यू आया और उन्होंने ये ओरियन खिड़की, ओरियन जो कैप्सूल की खिड़की थी उससे देखा, और ये 25,000 किलोमीटर दूर थे उस वक्त। क्या आप जानते हैं इस मिशन में कितने लोग शामिल हुए? डिजाइन, वेल्डिंग, असेंबली, लॉन्च, सब कॉन्ट्रैक्टर, सपोर्ट स्टाफ, सबको डाला जाए, सबको, तो तकरीबन 10,000 लोग बनते हैं इसके अंदर। और अब इनका प्लान चेंज हुआ है। आर्टेमिस 3 वो भी लैंड नहीं करेगा इंसानों को लेके चांद के ऊपर, बल्कि आर्टेमिस 4 लैंड करेगा। आर्टेमिस 3 ये डॉकिंग और रानदेवू बनेगा, यानी ये दीगर खलाई जहाजों के साथ मिलेगा, डॉकिंग होगी। स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन के जहाज भी ये ले रहे हैं ताकि मजीद इसको रिफाइन किया जा सके। आर्टेमिस 4 लैंड करेगा एस्ट्रोनॉट्स के साथ, और जब बात आर्टेमिस 5 तक पहुंचेगी तो चांद को मरी बना देना है, आना जाना, सस्टेन्ड ह्यूमन प्रेजेंस होगी, मून बेस बनेगी, रोबोट्स जाएंगे, लैब्स बनेगी और वहां पर आना जाना शुरू हो जाएगा। नासा के मुताबिक अभी तक 24 अफराद वो चांद की तरफ जा चुके हैं, जिनमें से 12 ने चांद पे वॉक की है, ये सब अपोलो के थे, और इन 24 में से 5 अभी तक जिंदा हैं। पहली बार जो चांद पर गए थे वो इंटेंस कंपटीशन था यूएसए का, यूएसएसआर का, और उसी वजह से वो गए। उसके बाद फिर फाइनेंस और दीगर दिलचस्पियां चेंज हो गई। और अब क्या होने जा रहा है कि अगली बार के लिए तो यूरोप ने भी सीट बुक करा ली है, चाइना अपना खुद जहाज बना के 2030 में जा रहा है, और जो रशिया है, रशिया वो भी 2030-31 में चांद पे अपनी बेस बनाना चाह रहा है। किसी ऐसे काम के लिए इंसान को तैयार करना है जो काम पहले किसी इंसान ने ना किया हो, ये एक टास्क है। सूसन वो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इन चारों एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग की है, 2 साल से ज्यादा अरसा इनकी ट्रेनिंग की गई है, और वो कहती हैं कि जनाब दिस इज अ वेरी बिग मिशन एंड एन इंस्पिरेशन फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी। और ये ट्रेनिंग ICE के नाम से ट्रेनिंग है जो बड़ी टफ है, इसके अंदर कन्फाइनमेंट थी, आइसोलेशन थी, एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स थी, अकेला रखा गया, इनको गारों में भेजा गया, अंटार्कटिका वो जो बर आज़म है जहाँ बर्फ ही बर्फ है वहां भी इनको भेजा गया और अकेला रखा गया, इनको तरबियत की गई, हर तरह से इनको सिखाया गया। और इन खलाबाज यानी एस्ट्रोनॉट्स के दिमाग में खास चीज नोट की गई जो आम इंसानों के दिमाग में नहीं होती, इसे कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। इन्होंने दिमाग में खाने बनाए होते हैं, एक खाने में आप डर रख लें, एक खाने में अपना काम रख लें। हम सबको भी ऐसे करना चाहिए। जिम लॉवल जो कि अपोलो मिशन का कमांडर था, जब उससे इंटरव्यू किया गया कि आप इस कमरे से निकल के मशीन की तरफ जा रहे हैं, खला वो जहाज की तरफ जा रहे हैं, तो आपको डर नहीं लग रहा कि शायद आप कभी इस कमरे में दोबारा ना आ सके, अपने प्यारों को ना देख सके? कहा नहीं, डर नहीं लग रहा। डर लग रहा तो काम करते ही ना। कंपार्टमेंट बना हुआ है, एक कंपार्टमेंट में डर है, एक कंपार्टमेंट में काम करना है। जो काम करने वाला कंपार्टमेंट है वो ज्यादा बड़ा है। तो ये जो जाते हैं चांद पे हंस रहे हैं और बार बार कह रहे हैं इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स ऑसम, इट्स वेरी ग्रेट, ये क्या देख रहे हैं कि इनका डर कम है, एंथुसियाज्म ज्यादा है। तो या तो आप चांद पे चले जाएं, या तो आप चांद पे जाने के तरीके सोचने की भी जहाज किसने बनाया, क्या किया। तो कहा हम वो काम करते हैं जो हमने करना है, उससे हमें गर्ज होती है, इससे हमारा दिमाग जो है ना वो बॉयल अप नहीं होता और डिस्ट्रैक्शन नहीं आता। इस वक्त जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूं, आर्टेमिस 2 मिशन का सबसे खतरनाक और आखिरी फेज शुरू नहीं हुआ होगा, लेकिन जब ये वीडियो पब्लिश होगी वो स्टार्ट हो चुका होगा। यानी खुद से
अर्थ के एटमॉस्फेयर में ओरियन कैप्सूल को दाखिल करके खुद क्रैश करवाया जाएगा। और यही आर्टेमिस 1 प्रॉब्लम में री एंट्री का प्रॉब्लम आया था। जब मैंने ये रिसर्च की उस वक्त एस्ट्रोनॉट्स ओरियन कैप्सूल के ऊपर चेक्स करने में, लेबोरेटरी टेस्ट में और अपने उस कैप्सूल को सही रखने में कि दोबारा किस तरह अर्थ में एंटर होना है उसमें मसरूफ होंगे। और ओरियन कैप्सूल जिस वक्त जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होगा, हमारी ये वीडियो ऑन एयर हो चुकी होगी, उसकी स्पीड होगी 40,000 किलोमीटर फी घंटा और इस स्पीड से ये तेजी से समुद्र की तरफ बढ़ रहा होगा और इसका टेम्परेचर वो 2700 डिग्री सेल्सियस हो चुका होगा, जो कि सूरज के सरफेस, कोर नहीं, सूरज की सरफेस के टेम्परेचर का आधा टेम्परेचर बनता है। 4 लाख किलोमीटर से वापस जमीन पर आना, फिर उस जमीन के अंदर दाखिल होना, ये एक काम है, डेंजरस काम है। वो वैक्यूम है, उसमें इतना लिक्विड फ्यूल नहीं होता कि ब्रेकें लग सकें। वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को वेपनाइज करते हैं और एरोडायनामिक ब्रेक्स बनाते हैं। और ये वो टेस्ट है जिसे कोई सिमुलेटर गेस नहीं कर सकता। ये तो जब होगा तभी पता चलेगा। आर्टेमिस 2 मिशन ने बहुत से स्टनिंग व्यूज लिए अर्थ के, बहुत खूबसूरत पिक्चर्स ली और एक पिक्चर ऐसी थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया और ओशियानिया नजर आ रहा था, जबकि जमीन का उस वक्त एक हिस्सा डार्क था, एक हिस्सा रोशन था। एस्ट्रोनॉट के अल्फाज ये थे, वी डिडंट लीव अर्थ, वी चूज इट। हमने ज़मीन को छोड़ा नहीं बल्कि हमने ज़मीन को चुना है, क्योंकि बाहर जाके हमें ज़मीन की अहमियत का पता चला। वी विल एक्सप्लोर, वी विल बिल्ड शिप्स, हम इसको मज़ीद तहकीक करेंगे, नई नई शिप्स बनाएंगे। वी विल विजिट अगेन, हम दोबारा आएंगे। विल मेक रेडियो एस्ट्रोनॉमी, वी विल फाउंड न्यू कंपनीज, वी विल बूस्टर इंडस्ट्री। हमने ज़मीन को चुना है, ज़मीन को छोड़ा नहीं। किसी ने बड़ी प्यारी बात की कि जब इंसान ज़मीन से निकला, उसने दूर से ज़मीन को देखा तो देखता है कि ये छोटा सा एक ब्लू और ग्रीन रंग का गोला है जिसके गिर्द ठंड है और अंधेरा है। और ये कितना खूबसूरत है, सोचें, इसमें सहरा हैं, बागात हैं, जंगल हैं, दरिया है, समुंदर है, झरने हैं, फूल हैं और 80 लाख मुख्तलिफ किस्म के जानवर हैं और तकरीबन 4 लाख मुख्तलिफ किस्म के पौधे हैं। और इतनी खूबसूरत ज़मीन को जब दूर जाके देखा तो पता चला कि ये छोटी सी है इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, पूरे सिस्टम में, लेकिन कितनी कीमती है। और ज़मीन पे एक ऐसी चीज़ है जिसकी हम कदर नहीं करते, और वो है दरख्त। यानी दुनिया के अंदर आपको दरख्त मिलेंगे, पूरी कायनात में दरख्त ढूंढ के दिखा दे, दरख्त नहीं है। वेस्प 76b एक सियारे का नाम है जहाँ पे आग की बारिश होती है, फायर, यानी 2000 सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर हो जाता है और वहाँ पे लोहा भी गल जाता है। और नेपच्यून और यूरेनस वो प्लैनेट्स हैं जहाँ पर हीरो की बारिश होती है, ऊपर से नहीं गिरते, अर्थ के क्रस्ट के अंदर इतनी गर्मी हो जाती है वहाँ। HB 189733b ये एक सियारा है जहाँ पे ग्लास की, शीशे की बारिश होती है। और फिर इस जमीन पे एक इंटेलिजेंट मखलूक है, इंसान, जो कि गहरे समुद्र में जाके भी तस्वीरें लेता है और ऊपर खला में जाके भी तस्वीरें ले रहा है। हो सकता है किसी और सियारे में जिंदगी हो, लेकिन पास नहीं है, वो करीब करीब नहीं है, बहुत दूर हो सकता है हमारी जिंदगियों में वो आए भी ना। तो क्यों ना मिल के इस जमीन को एक खूबसूरत जगह बनाए रहने के लिए।